नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडस्ट रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के बारे में। कल की मॉडर्निटी आज की परंपरा है और आज की मॉडर्निटी कल की परंपरा होगी, जोश एंड रस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो आपको चौंका देगा। हाँ जी, हम बात करने वाले हैं सऊदी अरबिया की। जब भी हम सऊदी अरबिया का नाम सुनते थे तो हमारे दिमाग में राजस्थान, ऊंट और रिलीजियस स्ट्रिक्टनेस जैसे ख्याल आते थे। पर आज की दुनिया में जब भी हम सऊदी अरबिया की बात करते हैं तो अक्सर हमारे ख्याल में रोनाल्डो, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, फुटबॉल लीग्स और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ही आती हैं। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरबिया की सोसाइटी, कल्चर और गवर्नेंस में काफी बदलाव आए हैं। आखिर इस बदलाव की वजह क्या है, चलिए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम सऊदी अरबिया की हिस्ट्री पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, यासिर कादी जो यूएसए के इस्लामिक सेमिनार के डीन हैं, उनका कहना है कि वहाबिज्म इस्लाम बिल्कुल कठोर तरीके से रेडिकल इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो कि 8वीं सदी के इस्लाम के रेडिकल वैल्यूज पर ज्यादा फोकस करते हैं। उनका कहना है कि वहाबिज्म किसी भी तरह के नए विचार या बदलाव को नहीं मानता। 18th सेंचुरी में सऊदी अरबिया की बाउंड्रीज पर यूरोपियन कंट्रीज अपनी ताकत दिखाने लगी थी और इन यूरोपियन कंट्रीज ने सऊदी अरबिया की संस्कृति और पॉपुलेशन को पूरी तरह से प्रभावित किया था। इसकी वजह से वहाँ के लोग इस्लाम की मोनोथीस्ट आइडियोलॉजी यानी एक ही अल्लाह है और उसकी इबादत करनी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट से हटके अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने लग गए। ये सब देख के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वहाब ने वहाबिज्म को शुरू किया, जिनका कहना था कि हमें 8th सेंचुरी के इस्लामिक आइडियाज को ही फॉलो करना चाहिए। उन्होंने 1744 में अरब के एक छोटे से इलाके देरिया के राजा मोहम्मद बिन सौद से मदद मांगी। मोहम्मद बिन सौद ने न केवल वहाबी आइडियोलॉजी को अपनाया बल्कि अब्दुल वहाब के साथ एक एग्रीमेंट भी कर लिया, जिसमें ये तय हुआ कि आगे चलकर मोहम्मद बिन सौद जो भी एरिया जीतेगा उस पे सौद फैमिली का ही रूल होगा और उस एरिया में न केवल वहाबी आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाएगा बल्कि वहाँ की रिलीजियस अथॉरिटी अब्दुल वहाब के खानदान में होगी। ये वहाबिज्म को स्टेट रिलीजियस बनाने का पहला कदम था। 1932 में क्राउन प्रिंस अली वहाब ने वहाबिज्म को एज अ स्टेट रिलीजियस अपनाया। इसके चलते सऊदी बादशाह कोई भी कदम उठाने से पहले रिलीजियस अथॉरिटी से मशवरा लेते थे, पर फिर धीरे धीरे ये बदलने लगा और सऊदी बादशाह उनकी बात मानने से इनकार करने लगे। जैसे कि 1938 में दमन सी में क्रूड ऑयल मिला, तब सऊदी किंग ने यूएसए से हेल्प मांग ली, जो रिलीजियस अथॉरिटीज को पसंद नहीं आया। उनका मानना था कि सऊदी अरबिया एक पवित्र जमीन है और वहाँ कोई भी दूसरे धर्म के लोग नहीं आ सकते। क्रूड ऑयल की डिस्कवरी होने के साथ ही सऊदी अरबिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी और लोग वेस्टर्न स्टाइल को काफी अपनाने लगे। दोस्तों, इन सब बदलाव से सऊदी अरबिया की रिलीजियस अथॉरिटीज खुश नहीं थी। फिर जुहाइमुल उताबी ने सऊदी रॉयल फैमिली को सबक सिखाने के लिए एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई और 1979 में काबा को अपने कब्जे में ले लिया, जिसको फिर बड़ी मुश्किल से फॉरेन ट्रॉप्स की मदद से आजाद कर लिया गया। इस इंसिडेंट के बाद हाउस ऑफ सऊद ने रिलीजियस पॉलिसीज को वजूद में लाया, जिसका काम था वहाबिज्म को इम्प्लीमेंट करना, जैसे म्यूजिक पर पाबंदी, औरतों के लिए बुर्का और बिना गार्डियन या हस्बैंड के वो बाहर नहीं जा सकती थी। रिलीजियस पॉलिसीज के रहते सऊदी अरबिया की इमेज एक रेडिकल इस्लामिक कंट्री के तौर पर उभर आई। लेकिन 2015 में सऊदी किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज की मौत के बाद सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरबिया के बादशाह बने। 2017 में सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान या MBS को क्राउन प्रिंस बनाया और क्राउन प्रिंस बनते ही MBS ने सऊदी अरबिया को बदलने का डिसीजन लिया। दोस्तों, MBS का मोटिव ये है कि 2030 तक सऊदी अरबिया की इकोनॉमी सिर्फ क्रूड ऑयल पर निर्भर न रहे। MBS का कहना है, मैं विश्वास रखता हूँ कि मिडिल ईस्ट एक नया यूरोप बनेगा और सऊदी अरबिया 5 साल के अंदर पूरी तरह से बदल जाएगा। ये सऊदी अरबिया की लड़ाई है और ये मेरी भी लड़ाई है। मैं मरने से पहले इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाऊंगा। मगर दोस्तों, MBS ऐसा क्यों करना चाहता है? इसके पीछे क्या वजह है? चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज की दुनिया फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जीज पर और शायद आने वाले समय में क्रूड ऑयल की डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था। तब क्रूड ऑयल की डिमांड बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। इसीलिए सऊदी अरबिया की इकोनॉमी को सिक्योर करने के लिए MBS विजन 2030 पर फोकस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आखिर MBS ने कौन सी चेंजेस लाई है विजन 2030 को सक्सेसफुल करने के लिए। MBS अरब सोसाइटी में डाइवर्सिफिकेशन लाना चाहते हैं ताकि टूरिज्म को बढ़ाकर 2030 तक 150 मिलियन टूरिस्टों को अट्रैक्ट करें। लेकिन ये सब करने के लिए उन्हें दुनिया के सामने सऊदी अरबिया की रेडिकल इस्लामिक इमेज को बदलना होगा। इस इमेज को बदलने के लिए उन्होंने सबसे पहले रिलीजियस पुलिस की पावर को कम कर दिया, अजान के लिए यूज किए जाने वाले लाउड स्पीकर्स की वॉल्यूम को कम करने का हुक्म दिया और अफ्तार के लिए फंड रेजिंग को भी रोक दिया है। दोस्तों, MBS ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफी सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नियोम सिटी है। नियोम सिटी का निर्माण 170 किलोमीटर की लंबाई आकार में हो रहा है। नियोम एक फ्यूचरिस्टिक शहरी है जो कि सोलर और विंड पावर से चलाया जाएगा और यहाँ नई तकनीक और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। शहर में एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोनोमस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज शामिल होंगी और नियोम में दुनिया भर से टैलेंट को खींचा जाएगा ताकि वो नए और ज़रूरी प्रोजेक्ट्स पर काम कर सके। नियोम सिटी के अलावा MBS स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं। वो यूरोप के मशहूर फुटबॉलर्स को सऊदी की फुटबॉल टीम में खिला रहे हैं। इसके अलावा वो बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट्स को भी होस्ट कर रहे हैं। औरतें अब बिना गार्डियन या हस्बैंड के सफ़र कर सकती है। मूवी थिएटर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है जहां मर्द और महिलाएं एक साथ एंटरटेनमेंट का मजा ले सकती है और महिलाएं गाड़ी ड्राइव कर सकती है। ये सारे बदलाव MBS ने इकोनॉमी और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किए हैं। दोस्तों, MBS सऊदी अरबिया को एक नई दिशा दे रहे हैं, जैसे पहले किसी भी सऊदी किंग या क्राउन प्रिंस ने नहीं किया। इस वजह से इनको काफी क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है और काफी एप्रिसिएशन भी। क्या आपको लगता है कि MBS का ये विजन 2030 सऊदी अरबिया की इमेज को बदल के रख देगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।